हेलो दोस्तों, बेसिक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज कई दिनों बाद काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हमारा ये लेक्चर फिर से शुरू हो रहा है और एग्ज़ाम के 2 महीने बचे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम पीवाईक्यू सीरीज़ को शुरू करेंगे। इसमें हम सीडीएस के जो अब तक के जितने पीवाईक्यू हुए हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे और वो भी सारे सब्जेक्ट के। ठीक है? तो धीरे-धीरे हम इन्हें करेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को जो चीज़ें थीं, मतलब इतना लंबा ब्रेक आया, तो वो ब्रेक भी काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ और टाइम का क्लैश होना, चीज़ों को मैनेज ना कर पाना, इस वजह से था। लेकिन अब जो हमने कमबैक किया है, वो कमबैक हमने बहुत प्लानिंग के साथ किया है और अब हम आपको ये प्रॉमिस कर सकते हैं, अब जब हम आए हैं, तो हम इस तैयारी के साथ आए हैं कि अब हम फुल फ्लेज देंगे। मीन्स हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि अब हमें आप लोगों का सपोर्ट एक फुल फ्लेज के साथ करना है। किसी भी तरीके से कोई एक्सक्यूज़ नहीं, किसी भी तरीक़े का कोई चीज़ नहीं। बस हमें चाहिए क्या? आपका सपोर्ट और हम पूरी तरीके से अपना डेडिकेटेड टाइम देंगे इसमें। बस साथ में कुछ चीज़ें और चलेंगी, लेकिन हमारा जो टाइम होगा वो पूरी तरीके से मेरा और पर्शी सर का इसी में ही जाएगा, ठीक है? तो बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बाकी हम सारी चीज़ें करेंगे और अब ये चैनल रुकने वाला नहीं है, अब ये चैनल लगातार आपको सपोर्ट करेगा। जैसे हमने बड़े-बड़े लेक्चर बनाए थे, उससे अच्छी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ठीक है? बस इतना छोटा-सा मैसेज देना था, बाकी चलिए आई होप कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको फ़ील हो रहा है इतने लंबे समय के बाद मिलने पर। मैं कमेंट को ज़रूर देखूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी इंट्रोड्यूस एक बार दोबारा कर देता हूँ कि दिस इज़ अवर पीवाईक्यू सीरीज़। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि सीडीएस में किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी का ही कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी एसएससी का एग्ज़ाम हो, पीवाईक्यूज़ एक तरह से गाइडिंग लाइट्स होते हैं। गाइडिंग लाइट्स इन सेंस कि वो आपको गाइड करेंगे कि हाउ इज़ द पैटर्न, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का? व्हाट इज़ द ट्रेंड? एंड what are the weightage areas? So, and with the analysis of that kind of PYQ, we can get through the pattern or trend or weightages of the subject and the topic within the subject. These kind of things will be possible with the PYQ analysis and the solution of the PYQ. So, इसमें होगा क्या कि हम आपके साथ यहाँ पे 10 से 15 मिनट की वीडियो डालेंगे, शेयर करेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज़ हम पीवाईक्यू खत्म करेंगे। मतलब जैसे अभी जो शुरुआत हो रही है, वो पॉलिटी से शुरुआत हो रही है, ठीक है? पॉलिटी से शुरुआत हो रही थी, धीरे-धीरे करके अभी इसी में ही सीडीएस 2 2026 के आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, पॉलिटी के आए हुए हैं, 10 क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, तो वो हम 1 से 2 वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है? 2 वीडियो में पूरा सॉल्यूशन सहित और सॉल्यूशन ही नहीं देंगे, हम केवल आपके पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं करेंगे। देखिए हमने स्लाइड लगाई हुई है, पीवाईक्यू हम देखिए केवल सॉल्व नहीं करेंगे, एक-एक उसके स्टेटमेंट का, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इसके बियॉन्ड क्या पूछा जा सकता है, तो हम सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब एक-एक पॉइंट पे आपसे एक साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर अभी जो क्वेश्चन है, इसके बियॉन्ड भी कुछ आ सके, कुछ घुमा करके पूछ सकें, कुछ अलग पूछें, तो उसे भी आप टैकल कर सको। तो उस लेवल पे प्रिपरेशन हम आपकी कराएँगे। ठीक है? और ये अक्रॉस सब्जेक्ट पे हमने डिसाइड किया है कि हम इसे धीरे-धीरे कराते रहेंगे। इस बार तो हमारे पास टाइम भी है क्योंकि अब हमारी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। तो हमारे जितने भी सीएससी के अटेम्प्ट थे हमने सबको अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम पूरी तरीके से अपने जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है अब हम उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है? बाकी जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी और इस चैनल में अब आपको डेडिकेटेड सपोर्ट दिखेगा, ठीक है? इस बार तो ये पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट टाइम से जो सीडीएस का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको डेडिकेटेड और चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? तो चलिए आगे शुरू करते हैं, ठीक है? और ये सारे सब्जेक्ट में होगा, सारे सब्जेक्ट में होगा, अभी इंग्लिश का भी ये आपका होगा, ठीक है? जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारे पास टाइम आता जाएगा, हम आपको ये चीज़ें कराते जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, पैटर्न में बता देता हूँ। जो फ्लो होगा, पहले आपको क्वेश्चन को देख करके आपको पॉज़ करना है वीडियो। वीडियो पॉज़ करने के बाद क्या करना है, आपको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर अटेम्प्ट हो जा रहा है, अच्छी बात है, देन आपको मैच करना है आंसर कि हम कौन-सा आंसर दे रहे हैं, ठीक है? साथ में हमारे सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू आर नॉट लिसनिंग एक्टिवली, एक्टिवली इन सेंस कि आपको पहले अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग और एक्टिवली चीज़ को देखना।
ठीक है ना? एक्टिव वॉचिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। इससे होगा क्या कि आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा। एग्ज़ाम में कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आप तुरंत ग्रैब कर पाओगे, ठीक है? तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो पहले वीडियो पॉज़ करके देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन हमारा देखिएगा और हम एक-एक टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हिच कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट को हमें हमें कंसीडर करना है। अब क्या करना है कि हाउ मैनी मतलब इनमें से कितने जो अबव दिए गए हैं प्रेसिडेंट हैज़ और हैव आल्सो सर्व्ड एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कितनों ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सर्व किया है। ये क्वेश्चन आया था इसी बार के सीडीएस में। तो एक बार इस पे देखते हैं कैसे क्या है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो बिल्कुल ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है? एंड राजेंद्र प्रसाद के बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो इट इज़ राइट। ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एग्ज़ैक्टली ये भी हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और ये हमारे आपके क्या हैं, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है? ऑल्सो सर्व्ड एज़ अ थर्ड प्रेसिडेंट थे। मतलब सर्वपल्ली के बाद ज़ाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे, ठीक है? तो ये भी थे, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। कह क्या रहा है किन्होंने एज़ अ सर्व किया है वाइस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव आल्सो सर्व एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों होंगे आपके, ठीक है? और बाकी रही बात ये नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जी ने ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनी थी, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी, ठीक है? इवन ये जो थी इससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले, ये इन्होंने सर्व किया है एज़ अ लोकसभा स्पीकर, ठीक है? और काफ़ी इम्पार्शियल थी, काफ़ी इंटीग्रिटी जो ऑफ़िस की इंटीग्रिटी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था। आजकल के जो स्पीकर हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है? इन्होंने स्पीकर बनने पर अपने ऑफ़िस से, अपनी पार्टी से रिज़ाइन भी दे दिया था। तो बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने ये रखी थी, ठीक है? तो नीलम संजय रेड्डी का ये याद रखिएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनी थी और प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा स्पीकर थी ये और स्पीकर के ऑफिस की भी इंटीग्रिटी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा था ताकि वो आगे की मिसाल बन सके। तो ये चीज़ें आपको इतना याद रखना है, ठीक? तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा 1 एंड 2 मतलब 2 ऑप्शन ही सही हैं। तो हाउ मेनी सही हैं? तो नन तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 तो बिल्कुल नहीं है, 2 हैं, तो 2 सही हो जाएँगे, ठीक है? अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिस्कशन एक-एक क्वेश्चन पे थोड़ा-सा लंबा होगा, क्यों? क्योंकि देखिए, मुझे थोड़ा-सा बियॉन्ड भी बताना है। अब थोड़ा-सा मैं बियॉन्ड बताऊँगा कि देखिए, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार आप पॉलिटी के क्वेश्चन उठाओगे, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर थोड़ा-सा बेसिक पता होगा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा-सा और अच्छे से कर लोगे। तो मैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट का बताने जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट का थोड़ा-सा मैं इसी फॉर्मेट में, ऑफिसेज़ पे कि कौन पर्सन क्या था, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि डीप में बनाने जाऊँगा तो पूरा एक लेक्चर ही प्रेसिडेंट पे हो जाएगा। देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रख लेनी है। जैसे यहाँ पे ये 2 ही केवल थे, ज़ाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऐसे पर्सन थे मतलब ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो हू आर द अदर? कोई और भी था क्या? तो बिल्कुल थे। आप उनके नाम नोट कर लीजिए। तो वी. वी. गिरी, ठीक है? वी. गिरी भी रह चुके हैं, ठीक है? और ये 4th प्रेसिडेंट थे, 4th प्रेसिडेंट थे, ठीक है? आपके ज़ाकिर हुसैन के बाद। नेक्स्ट क्या थे? आर तो आपके आर वेंकट रमन, ठीक है? हू आल्सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी थे ये। वेन वेंकटरमन रमा वेंकटरमा और जो आपका नेक्स्ट था वो शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा, ठीक? और क्या और कौन थे? के आर नारायणम, के आर नारायणम,
यनम, नारायणम, के.आर. नारायणम। तो ये इन नाम्स को भी आप नोट कर लीजिएगा, वी.वी. गिरी, आर. वेंकटरमा और शंकर दयाल और के.आर. नारायणम, ठीक है? ये भी क्या थे? वाइस प्रेज़िडेंट थे और बाद में प्रेज़िडेंट बने थे, ठीक है? तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बियॉन्ड और भी चीज़ें प्रेज़िडेंट पे आती हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी कई-कई बार फैक्चुअल पूछ लिया जाता है कि इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी कई बार उठती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की, वो इमरजेंसी की इशू को कई बार उठाती है। तो इमरजेंसी का टॉपिक बार-बार न्यूज़ में आता है। तो इमरजेंसी के समय में प्रेज़िडेंट कौन था? क्वेश्चन ये भी आता है। एम लक्ष्मीकांत में आपके टेबल में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के समय में कौन था, ठीक है? तो इमरजेंसी के समय में याद रखिएगा, जो फ़खरुद्दीन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, वो उस समय क्या थे? इमरजेंसी के समय में प्रेसिडेंट थे। अहमद वाज़ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में थे, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब एक को फैक्ट और पूछ सकते हैं कि हू वाज़ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सॉरी एक बार एक क्वेश्चन सॉरी ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्योंकि देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, जैसा आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी एज़ अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वो किस केस में बन सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वो किस बेस पे बन सकते हैं? वो इस बेसिस बन सकते हैं जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया हो और वैकेंट ड्यू टू प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन और उनकी डेथ या फिर किसी और रीज़न से एक्सेप्ट 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 उनके कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। अगर ऑफिस वैकेंट हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उसकी वजह से ऑफिस उनका अगर वैकेंट हो रहा है, तब तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे इस कंडीशन में। किस कंडीशन में नहीं? अगर उनकी डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट, डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, इन कंडीशन से बनती है, तो क्या हो जाएगा? या उनका इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाएँगे, वो भी एक्टिंग रहेंगे, वो भी कुछ समय के लिए रहेंगे, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर वाइस प्रेज़िडेंट भी इन कंडीशन में अगर मान लीजिए वाइस प्रेज़िडेंट भी नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा? तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेज़िडेंट बन जाएँगे, एक्टिव प्रेज़िडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन-सा सीजीआई था जो एक्टिंग प्रेज़िडेंट के एज़ अ एक्टिंग प्रेज़िडेंट उन्होंने सर्व किया। तो उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद मोहम्मद जस्टिस मोहम्मद हदाय आपका क्या है? हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह। और एक बार ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कितनी बार ये बने थे? तो ये ट्वाइस बने थे और एक ही पर्सन 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट ऐसा बना था। पहले ही बने थे 1969 में, फिर दोबारा बने थे ये 1982 में, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है? सीजीआई। अब ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है? अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वुमेन वुमेन प्रेसिडेंट अब तक की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी आपकी वो प्रतिभा पाटिल थी। ये बात याद रख लिएगा और जो सेकंड थी वो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो ये इतने क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको अगेन पॉज़ करना है और फिर लिसन करना है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कह रहा है कि फंडा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। मतलब फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कौन सा ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको देखिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दे प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल भाई ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 16 से, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है। बस उसके अंदर उस वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रैक कर दे, फुलफिल करे और उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है? तो ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहे हैं? दे गारंटीड द फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेस और प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। बिल्कुल, ये भी बात सही है। ये रिलेट करता है आर्टिकल 25 से, ठीक है? आपके उससे रिलेट करता है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? बुक देखेंगे तो प्रोहिबिट, थर्ड क्या कह रहा है? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। अब यहीं देखिए ये चीख चीख के कह रहा है कि हम गलत हैं, केवल ओनली कह रहा है कि ओनली रिलीजन और रेस और कास्ट के बेसिस पे ही हम प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई ये आर्टिकल 15 से रिलेटेड है,
ठीक, अब आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड दिए गए हैं, वो इनके बियॉन्ड और भी ग्राउंड हैं। पहला जो ग्राउंड इसमें मिस है वो है सेक्स। मतलब आप जेंडर के बेसिस में, मतलब कोई लड़का है, तो लड़का है, मेल है, कोई फीमेल है, तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ना जेंडर के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे कि कौन मेल है, फीमेल, आप इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दो उसको कि आप उसको वो काम करने दो, उसको ना करने दो। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दूसरा क्या क्राइटेरिया ग्राउंड्स है? दूसरा ग्राउंड जो इसमें मिस है वो है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए आप रहते हैं यूपी में, ठीक? आप यूपी में रहते हैं और आप जा रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके साथ क्या किया जा रहा है? प्रोहिबिशन की, अब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो क्या ये चीज़ टॉलरेट की जाएगी? आप एक ही कंट्री के अंदर हो और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो इसीलिए प्लेस ऑफ द बर्थ ही रखा गया है कि अगर वो प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी आप नहीं कर सकते हो कि जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ है, अगर वो यहाँ महाराष्ट्र में आएगा, तो हम उसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते। और ये जो फैक्ट है, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड ही यूनिटी एस्टैब्लिश करता है, यूनिटी एस्टैब्लिश करता है, एकता एस्टैब्लिश करता है हर एक, और एक तरह से रीजनलिज्म जो टेंडेंसिटी होती है, उसको भी कम करता है। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। और तो ये वाला तो गलत है भाई, ये सही नहीं है, इसमें और भी है। दे आर लीगली इन्फोर्समेबल, बिल्कुल ये सही है। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? सी वाला। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंडमेंट करते हैं उसके प्रोसीजर अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है? अब देखिए, आपको ये याद रखना है। पहले तो मैं आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसके बेसिक को जानेंगे। बेसिक्स को जानेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मेरा पर्पज़ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा के जाना नहीं है, मेरा पर्पज़ व्हाट आई एग्ज़ैक्टली टोल्ड यू, ठीक है? वो ये है कि आपको इसके बियॉन्ड भी चीज़ें बताना, ताकि कुछ इससे हटकर, क्योंकि पीवाईक्यू के अराउंड ही चीज़ें आती भी हैं। ठीक है? तो आपको वो भी पता होना चाहिए, और वो ज़्यादा ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट होंगी इसी के अराउंड वो हम आपको बताएँगे। पहले क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल राइट है। ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है? और कह भी रहा है कि अब यहाँ पे यही कह रहा है कि कौन-सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, मतलब ये आंसर ही नहीं होगा, यहीं से काट दिया हमने इसको। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें है ही नहीं, पहला सही है, तो ये तो कट जाएगा। तो हमारे पास अब हमें 3 ऑप्शन में से चूज़ करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड इन ईच हाउस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, उसे पास होना चाहिए ईच हाउस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग। अब ये जो आपको दे रहा है ना, वो स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी का प्रिंसिपल है और डेफिनेशन है स्पेशल मेजॉरिटी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे क्यों ज़रूरी होती है और किन-किन एरिया में ज़रूरी होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये स्पेशल मेजॉरिटी ज़रूरत होती है इसे पास कराने के लिए ईच हाउस में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब ऑल, पहले वहाँ पे लिखा था ओनली, अब यहाँ लिखा है ऑल। ऑल वाली चीज़ें तो गलत हैं, ओनली वाली भी गलत है। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशन बिल मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेक्टिफाइड, मतलब जितने भी कह रहे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएँगे, उन्हें रेक्टिफाई करना होगा लेजिस्लेचर, उन्हें रेक्टिफाई करवाना होगा हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से भी। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है? मतलब थर्ड गलत है। थर्ड हमारे पास 1, 2, 3 ऑप्शन बचे थे, उनमें से ये थर्ड वाला तो गलत है, तो 3 भी गया। अब क्या बचा 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 तो पहले ही करेक्ट निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए हम इसके थोड़ा-सा बेसिक को जान लेते हैं, कि इसका क्या बेसिक है। थोड़ा-सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो आपको और आसानी होगी कि चीज़ें और कैसे हैं। तो आंसर तो हमने जान लिया, अब थोड़ा-सा बेसिक को देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, एक बात ये याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सी से कॉन्स्टिट्यूशन, ए से अमेंडमेंट, ठीक है? और एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसको बिल रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट ही रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? वो होता है आपके, कौन-सा लें? चलो, वो हो जाएगा, वो रखते हैं।
थोड़ा-सा बत हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है, वो आपके 3 तरीके से होता है। मतलब हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो वो 3 तरीके से हो पाएगा। एक होगा जो आपका एक होता है वो होता है एक जो होता है वो आपका होता है स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी जिसकी बात ये यहाँ पे की जा रही है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी होगी, ठीक? ठीक है? और एक है आपका स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ half of the state legislature. And when we are talking about the consent, here means simple majority. उनकी इस लेजिस्लेचर को सिंपल मेजोरिटी से इसे पास कर देना है और एग्री दे देना, कंसेंट दे देना है बस। सिंपल मेजोरिटी, नॉट कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से उनके यहाँ ये पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक। और जो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो थर्ड टाइप से जो होता है वो होता है सिंपल मेजोरिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें हम सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। संविधान के कुछ पार्ट्स को हम सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से बदले जा सकते हैं। अब इसमें जो ये पहले जो 2 तरीके हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स आर, पहले 2 पार्ट्स हम जैसे अमेंड करते हैं, वो आर्टिकल 368 के अंदर होता है। और ये इस क्वेश्चन में आर्टिकल 368 के बारे में ही बात हो रही है। और जो सिंपल मेजोरिटी से होता है, इसमें आर्टिकल 360 का यूज नहीं होता है। ठीक है, और जब भी आर्टिकल 360 का यूज होगा तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। बहुत काफी रिजिड प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, बदलने का। लेकिन सिंपल मेजोरिटी वाला केस जो होता है, वहां पे ये आर्टिकल 368 लगता नहीं है, तो कोई प्रोसेस रिजिड नहीं होता है, इसलिए प्रोसेस सिंपल होता है। सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। अब सिंपल मेजोरिटी से पास होने का मतलब ये कि जो 50% मेंबर हैं, मोर देन 15% मेंबर, इफ मोर देन 15% मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट प्रेजेंट वोट कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उनको वो बिल जो है अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का पास हो जाएगा। मतलब कि मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब स्पेशल मेजोरिटी, तो ये देखिए आपको ऑलरेडी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, मतलब आप मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। मतलब जो टोटल मेंबर हैं, मतलब जो हाउस में जितने भी मेंबर हैं टोटल, इंक्लूडिंग जो वैकेंसी हुई है, जो सीट वैकेंट है वो भी, और साथ में जो एब्सेंट है वो भी, उनको भी इंक्लूड करना है टोटल मेंबरशिप। ठीक है, और साथ में जो टोटल मेंबरशिप है ही है, साथ में 2/3 जो मेंबर हैं, 2/3 मेंबर हाउस में प्रेजेंट एंड वोट करने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और साथ में प्रोसेस अंदर और ज्यादा डीप है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या कौन से पार्ट आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो उन सारी चीज को भी देखेंगे। देखिए, जैसे ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, इसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो हम इसमें कर सकते हैं, मैं मेजर मेजर बताता हूँ आपको। जैसे अ, इसमें जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं, इनको हम स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। लेकिन जो ये स्टेट का जहां पे कंसेंट लग रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर का जहां कंसेंट लग रहा है, वहां पे आपको आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको स्टेट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, फेडरल इश्यूज कौन कौन से हो गए, जैसे फेडरल के मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको बदलना होगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की आपके पावर का जो कुछ बढ़ाना है उनको, तो उनका जीएसटी में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं उसमें, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट की कंसर्न लगेगी। 7th शेड्यूल, जिसमें सारे स्टेट और यूनियन के, मतलब यूनियन और स्टेट के जो, और कंकरेंट लिस्ट है, तीनों लिस्ट हैं, तो उनके जो है आपके सब्जेक्ट्स को चेंज करना है, तो उसमें भी कंसर्न लगेगी। ठीक है, आपको अमेंडमेंट करना है पार्लियामेंट की पावर में, तो उसमें भी आपको, अगर पावर शेयर करना है, पावर में कुछ चेंजेस करना है स्टेट एंड यूनियन में, तो उसमें भी लगेगी। तो ये सारे फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोविजन है, इनको चेंज करने के लिए आपको इस कंसर्न लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ प्रोविजन जैसे आपके फंडामेंटल राइट को चेंज करना है या डीपीएसपी,
इनमें इतना नहीं लगेगा, इसमें पार्लियामेंट केवल अपने इस उस पे स्पेशल मेजोरिटी से चेंजेस कर सकते हैं। अब सिंपल मेजोरिटी के जो टॉपिक है वो एकदम अलग है, वो आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो आपको वो भी फिर जाएगा। बस मेरा मकसद ये था कि आप एक बार इनको खोल के देख लीजिए। सिंपल मेजोरिटी वाले टॉपिक आप लक्ष्मीकांत खोलिएगा, ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें और टॉपिक्स हैं। ठीक है, और बोलेंगे तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, इनके टॉपिक देख लेना कि कौन कौन से प्रोविजन किस किस पार्ट में आता है, कौन सा सिंपल मेजोरिटी में आता है, कौन स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ द स्टेट आता है, कौन स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द केवल पार्लियामेंट में ही काम हो जाता है। और याद रखिएगा यही दोनों ही केवल आर्टिकल 368 में आते हैं, सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट पे ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या लगती है, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। देखिए आपके चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ठीक है, आपके अब इस बार तो फाइनेंस कमीशन भी काफी न्यूज में था। ठीक है, और आगे भी रहेगा क्योंकि अभी इसकी सजेशंस आए हैं। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। द पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट, क्वालिफिकेशन क्या है, एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मच कोर्ट इन द सक्सेशन। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 5 ईयर तक, उसे 5 ईयर तक एटलीस्ट जज होना पड़ेगा हाई कोर्ट का, जज होना पड़ेगा हाई कोर्ट का, और या तो 2 और मच सच कोर्स इन अ सक्सेशन, 2 या 2 से ज्यादा सक्सेशन कोर्स में उसे जज होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर का एडवोकेट हो हाई कोर्ट और F2 और सच मोस्ट कोर्ट इन अ सेशन। तो ये भी बात सही है, तो 10 साल तक वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि द पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो एक क्वालिफिकेशन डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी हो, अगर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो भी आपको क्या बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये याद रखना है कि वो ओपिनियन जिसका मांगते हैं, जिसका ओपिनियन एक्सेप्ट करते हैं, वो चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के यूपी ओपिनियन पे एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, ओपिनियन जिसका होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, तो यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया है प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस से, और बहुत साफ से तरीके से किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस का ओपिनियन की बात हो जाएगी। कोई भी इजीली जिसने सही से रिवाइज नहीं किया होगा वो ट्रैप में फंस जाएगा। तो चीफ जस्टिस ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के डिस्टिंग्विश, प्रेसिडेंट अगर कहेगा, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर कोई पर्सन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, ठीक है, तो वो क्वालिफाइड है एज अ एससी जज को बनने के लिए। तो ये बात याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बाकी ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो कौन से सही है, करेक्ट ही पूछ रहा है ना, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए वही स्टेट लिस्ट आया, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट होती है, में स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को इन्हीं लिस्ट में ही डिवाइड किया गया है, और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट होती हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, तो आपको पता चलेगा पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो पुलिस होती है, पुलिस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सिंपल चीज है, ये तो पार्ट होगा ही होगा। आपके लैंड, बिल्कुल लैंड भी होता है। लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, स्टेट का सब्जेक्ट ही है, लैंड भी है। ठीक, अब जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, ये कंकरेंट का सब्जेक्ट है, यूनियन का भी नहीं है, ये कंकरेंट का सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो लिखा है ना, इकोनॉमी, आपका लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। एक बार थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए आप कि जहां पे अगर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग होगा तो वो प्लानिंग क्या केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। भाई अगर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही सोशल प्लानिंग करेगी, समाज कल्याण की चीजें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, करती है। तो इसलिए जिन लिस्ट पे, जिन सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों प्रोविजन बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, उसे कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट को डाल दिया जाता है। ठीक है, और जिनमें केवल यूनियन बना सकता है उसे यूनियन लिस्ट में डाल सकता है, जिन पे केवल स्टेट बना सकता है उन्हें स्टेट लिस्ट में डाला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट दिख रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि हम कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये गलत है, ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। अब एक चीज और देख लीजिए,
जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कंकरेंट लिस्ट के और सब्जेक्ट कौन-कौन से, क्योंकि देखिए वो पूछ जाता है कि कंकरेंट लिस्ट के अदर सब्जेक्ट क्या-क्या हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ आपसे, उनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मेनली क्वेश्चन कंकरेंट लिस्ट पे ही था। वो स्टेटमेंट लिस्ट को टारगेट ज़रूर कर दिया उन लोगों ने क्वेश्चन में, लेकिन बात कंकरेंट लिस्ट की ही यहाँ पे हो रही है। मतलब आपसे कंकरेंट लिस्ट ही जानना चाहते हैं, तो कुछ फेमस कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट हैं, आप उनको एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे पहला है आपका फॉरेस्ट, ठीक है? तो फॉरेस्ट आपका किसमें आता है? फॉरेस्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है? वो आपको ट्रैप बना के इसको यूनियन में करवा देगा, ठीक है? और द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल, ठीक है? तो ये भी इसी में आता है, एनिमल एंड बर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, बर्ड्स, ठीक है? और जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन एजुकेशन भी आपका स्टेट और यूनियन दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा इसको स्टेट कर देंगे, लेकिन आपको फँसना नहीं है ट्रैप में। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन किया मतलब एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, तो वो स्टेट में आएगा। तो ये 2 ट्रैप को याद रखना है। एजुकेशन बोलेंगे केवल, तो एजुकेशन बहुत बड़ा है जिसमें टेक्निकल सारी एजुकेशन आएगी, स्कूल एजुकेशन, सब एजुकेशन आएगी। तो वो कंकरेंट लिस्ट का है। यहाँ कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो। यूनियन लिस्ट के नहीं है, स्टेट लिस्ट के नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर एजुकेशन कहेंगे तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट कौन-सा है? पॉपुलेशन कंट्रोल, वो भी कहाँ है? किसमें आएगा? इस आपके कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है? और मैरेजेज़, शादी जो होती हैं, इस समय शादियों पे बहुत जो चल रहा है, तो टॉपिक बड़ा गर्म है, तो आपको याद रखना है कि ये मैरिज और डाइवोर्स जो होते हैं, वो किसमें आते हैं? वो आपके आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, ना कि स्टेट एंड यूनियन लिस्ट में। किस लिस्ट में आते हैं आपके? वो कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में हम 2026 के 126 के जितने भी क्वेश्चन थे, हम उन्हें कर लेंगे। आई होप आप अपना जो व्यू होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं। चलिए।